अस्सलाम वालेकुम के एस के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक दिलकश नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है जुनून के रास्ते कड़े हैं। नावल के राइटर हैं नसरीन कुरैशी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। हद हो गई बाबा, ये तालीम भी कोई तालीम है? आज के दौर में मैट्रिक को कौन पूछता है। मैं आला तालीम के लिए शहर ज़रूर जाऊंगा बाबा। तू तो जानता है कि मुझे बचपन से ही पढ़ने का कितना शौक़ है, और अब जबकि मैंने मैट्रिक में 752 नंबर हासिल करके फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न ले ली है, तो तू हिम्मत ही हार बैठा है। क्या करूं पुत्र, तू तो सब कुछ जानता है। घर का हाल तुझसे छुपा हुआ तो नहीं है। दो तेरी बहनें हैं पुत्र, और दोनों जवान हो चुकी हैं। तेरा चाचा शादी के लिए जल्दी कर रहा है। अब हाथ में कुछ होगा तो शादियां करूंगा ना। बस पुत्र ऐसा कर, अब तू कहीं मुलाजमत करके मेरा हाथ बटा। आगे और पढ़ने का ख्याल दिल से निकाल दे। बाबा ने होका एक तरफ रखते हुए इसे समझाया। ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। फिर ये तो सोच मेरे नंबर कितने शानदार हैं। मुझे किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, और फिर मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा भी तुझ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले लड़कों को हुकूमत पढ़ने के लिए वजीफ़ा भी देती है। मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा बाबा, और इंशाल्लाह अपनी तालीम का बोझ खुद ही उठाऊंगा। बस तू मुझे इजाज़त दे दे। जवाब में बाबा ने सर दाब भरी तो लस्सी बिलोती अम्मा को बेटे पर तरस आ गया। दे दो ना इजाज़त उसे। जब वो कह रहा है कि इसकी पढ़ाई का बोझ तुझ पर नहीं पड़ेगा, तो फिर काहे की फ़िक्र है तुझे। फ़िक्र मुझे इन बच्चियों की है नेकबख्त, जो हमारे घर में भाई करमदीन की अमानत हैं। और तू जानती है भाई करमदीन शादी के लिए रोज़ इज़हार करने आ जाता है। मैंने तो सोचा था कि इस साल लड़का मुलाजिम लग जाएगा तो 2-1 साल में कर दूंगा शादियां, मगर इसका तो कोई लंबा ही चक्कर है। बाबा ने मुनीर अहमद की मां को अपनी मजबूरी बताई। बाबा बहनों की शादियों में खुद कराऊंगा इंशाल्लाह। बस मुझे डॉक्टर बन जाने दे, फिर देखना कैसी शान से शादियां करूंगा इनकी। मुझे बूढ़ी नहीं करनी अपनी बेटियां। मास्टर साहब कहते थे कि डॉक्टरी करते करते तो बहुत साल लग जाते हैं, और फिर गरीब आदमी कहाँ इतनी महंगी तालीम दिलवा सकता है। वक्त गुजरते पता भी नहीं चलता बाबा। 2 साल एफएससी के अगर मेरिट बना तो ही दाखला मिलेगा ना, लिहाजा दाखला मिल गया तो 4 साल और 5वें बरस हाउस जॉब। ये है सारा अरसा, और वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा दिल नहीं करता बाबा कि तेरा बेटा डॉक्टर बने, बड़ी सी गाड़ी होगी फिर हमारे पास, और शानदार बंगला, नौकर चाकर। इतना कुछ पाने के लिए बाबा कुछ तो कुर्बानी देना होगी ना। मैं ज़मींदार नहीं हूँ पुत्र, जो इतने ऊंचे ख्वाब देखूंगा। मैं तो मामूली मिजारिया हूँ, और एक मिजारिया का बेटा होकर भी तू जाने कैसे इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है। बंगले, गाड़ियाँ, नौकर चाकर। बाबा तलखी से हंसा। ये सब चीज़ें बड़े लोगों के लिए हैं। गरीब ऐसी बात करें तो दीवाने लगते हैं। इसलिए तू बस शहर जाकर नौकरी की कोशिश कर और 4 पैसे कमा। बाबा ने बात ख़त्म की और उठ खड़ा हुआ, जबकि मुनीर अहमद इंतहाई गुस्से में बाबा को देख रहा था। फिर अम्मा ने भी और बहनों ने भी बाबा की मिन्नतें की, मगर बाबा किसी सूरत रजामंद न था। बस शहर जाकर नौकरी कर सकता है, बाबा की एक ही बात थी। और ये बात सुनकर मुनीर अहमद ताव पर ताव खाता रहा। आखिरकार वो अम्मा की इजाज़त से एक दिन शहर चला आया। अम्मा के पास पुराने वक्तों का कुछ भारी जेवर था, वो इसने चुपके से बेटे के हाथ पर रख दिया। बस पुत्र, तेरी माँ के पास यही कुछ है, इससे अगर तेरा काम चलता है तो ज़रूर चला ले। ठीक है अम्मा, फ़िलहाल दाखला तो हो जाएगा। ऐसा ना हो दाखले का टाइम ही ख़त्म हो गया हो। इसने जेवर को एहतियात से रखा और शहर चला आया। जेवर बेचा 24,000 मालियत का था। भारी भरकम कड़े, हार, झुमके और 4 अंगूठियाँ। अम्मा ने तो कुल पूंजी बेटे के हवाले कर दी थी, और बेटा कम उम्र ज़रूर था, नादान हरगिज़ न था। उसने फौरी तौर पर यह तमाम रकम बैंक में जमा करा दी थी, और अगले रोज़ अपना दाखला फॉर्म भी भर दिया था। अम्मा के लिए इसके दिल से दुआएं निकल रही थीं कि आज अम्मा साथ न देती तो इसके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो जाते। हॉस्टल में रिहाइश थी, और रूममेट भी अच्छा लड़का था। इसके दिल में भी तालीम की लगन थी। यूँ दोनों अच्छा वक्त गुजार रहे थे। अमजद खानेवाल के किसी देहात से आया था, और दोनों का मिजाज भी तकरीबन एक जैसा ही था। पाबंदी से रोज़ाना पढ़ते थे, और फिर तफरीहन कुछ वक्त घूम फिर कर भी गुजारते थे। मुनीर अहमद ने अपना तमाम अहवाल अमजद से कह सुनाया था। बाबा तो सख्त नाराज़ होगा जब उसे मालूम होगा कि मैंने सर्विस के बजाय कॉलेज में दाखिला ले लिया है। तो यार, पढ़ते तो तुम रात को हो, शाम का वक्त फारिग होता है, कोई पार्ट टाइम करके बाबा को खुश कर दो। अमजद ने मशवरा दिया। मसलन शाम में जो भी काम मिले कर लो, कुछ तो मिल ही जाएगा। कहते तो तुम ठीक हो, मगर क्या किया जाए। कहीं सेल्समैन बन जाओ, या फिर अपने ही शोबे से वाबस्ता हो जाओ। अमजद हंसा। मसलन, और वह हैरत से उसे देख रहा था। मेरे भाईजान के एक दोस्त इसी शहर में डॉक्टर हैं। नया नया क्लिनिक खोला है उन्होंने।
आओ इन्हीं से मिलते हैं। कंपाउंडर ही सही, फिलहाल कम ऑन यार। इसे सोचों में गुम देकर अमजद ने हाथ पकड़कर खींचा तो मुनीर को जाना ही पड़ा। और वाकई डॉक्टर दरियाब खान ने उसे कंपाउंडर रख लिया था। फिर चंद दिन में मुनीर सारा काम सीख गया और साफ बता दिया कि वो एक स्टूडेंट है और 9 बजे से पहले बहरहाल फारिग होना चाहिएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा, 9 बजे तुम जा सकते हो। हॉस्टल और क्लिनिक का फासला काफ़ी था। उसे वापस पहुंचने तक पौन घंटा लग जाता था। तब 2 डेढ़ माह बाद इसका मिजाज परख कर डॉक्टर साहब ने इसे अपने ही घर में एक कमरा दे दिया था कि इसका वक्त ज़ाया ना हो। यूँ इसने पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब को सेट कर लिया था और हर माह बाबा को तनख्वाह बाकायदगी से भेजने लगा। बाबा खुश था कि बेटा नौकरी करता है और उसे 1000 रुपया माहवार भेजता है। जबकि मुनीर अहमद पर डॉक्टर साहब की खास इनायत थी। वो उस मेहनती लड़के से काफ़ी खुश थे और उसे अक्सर औकात पढ़ाई में भी मदद दे दिया करते थे। यूं ही 2 साल गुजर गए और इसने एफएससी का इम्तहान दे दिया। अब वो फारिग था। मुतमईन हो पर्चों से? जी डॉक्टर साहब, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे पेपर्स हुए हैं। फिर अब घर जाना है या यहीं रहना है? अगर 1 हफ्ते की छुट्टी दे दें तो ज़रा घर वालों से मिल आऊँगा। अम्मा खुश हो जाएगी डॉक्टर साहब। तो ठीक है, तुम 1 हफ्ते के लिए घर हो आओ, मगर टाइम पर पहुंच जाना। तुम्हारे बगैर मैं काफ़ी परेशान हो जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाऊंगा जी। ठीक है, फिर कल चले जाना। तभी मरीज आने लगे और डॉक्टर साहब मसरूफ़ हो गए और वो भी दवाइयाँ बनाने और इंजेक्शन लगाने लगा। और अगले रोज़ इसने तैयारी की, 2-4 जोड़े बैग में डाले और गाँव की राह ली। घर पहुंचा तो अम्मा खुशदिली से मिल रही थीं। इस बार वो बहुत अरसे बाद घर आया था, इसलिए अम्मा ने देर तक कलेजे से चिमटाए रखा और इसका माथा चूमती रही। ज़रा जल्दी आ जाया कर पुत्र, तेरे बगैर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। अम्मा की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी। वो भी उदास हो गया। क्या करता अम्मा, पर्चे हो रहे थे मेरे, और तू तो जानती है साथ मुलाजमत भी करता हूँ, इसलिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। शहर में दिल लग गया है मेरे पुत्र का। अम्मा हंस पड़ी। ये तो है अम्मा, शहर तो शहर ही होता है ना, बड़ी बड़ी इमारतें, साफ शफाफ सड़कें, छोटी बड़ी गाड़ियाँ। आह, एक दिन आएगा जब तू भी मेरे साथ शहर में रहेगी। ये बड़ी सी शानदार कोठी होगी, शानदार गाड़ी होगी, नौकरों की फ़ौज होगी और मेरी अम्मा के एक इशारे पर भागते होंगे वो सब। बिल्कुल चौधराइन बन जाएगी मेरी अम्मा तो। और मैं तुम सबको देखकर खुश हुआ करूँगा, बिल्कुल अपने डॉक्टर साहब की तरह। अल्लाह करेगा तेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे मेरे चंद पुत्र, अल्लाह करम करेगा। अम्मा ने ढेरों दुआएं दे डालीं। ये खुर्शीद और ज़ुबैदा किधर गई हैं अम्मा? और बाबा भी घर पर नहीं हैं? बाबा तो तेरा अभी खेतों से वापस नहीं आया। और दोनों बहनें ज़रा नजमा के घर गई हैं। क्यों, उधर क्या था? नजमा की सगाई हुई है ना, बस उसको देखने गई हैं। अम्मा मुस्कुराई। अब काफ़ी कुछ मैंने ज़ुबैदा और खुर्शीद के लिए भी ख़रीद लिया है। रज़ाइयाँ, बिस्तर सब तैयार हो गए हैं। दोनों की पेटियाँ ख़रीद कर सब चीज़ें इसमें डालती जाती हूँ। 15-15 बिस्तर तैयार कर दिए हैं दोनों के। बर्तन भी पतेरे हो गए हैं। जोड़े तो अपनी पसंद के शहर से ले आता है, वो भी काफ़ी हो गए हैं। अम्मा तफसील बताने लगी। खेस दरियाँ मैंने कभी की बना रखी हैं, बस अब जेवर बनाना है बेटा। कम से कम 10-10 तोले दोनों को देना है। इन लड़कियों को भेजकर फिर तेरी बोटी के लिए ख़रीदारी करूँगी। बल्कि मैं क्या, तू खुद बनाना अपनी पसंद से। मैं तो देहाती औरत हूँ, क्या खबर तेरी बोटी को मेरी ख़रीदी चीज़ें पसंद भी आती हैं या नहीं? पसंद क्यों नहीं करेगी? मेरी अम्मा की पसंद कोई ऐसी वैसी है। वो मुस्कुरा दिया और अम्मा भी हंसने लगी। तभी बाबा चला आया और कुछ देर बाद ज़ुबैदा और खुर्शीद भी। तो वो उनसे मिलने लगा। गिने चुने दिन तो पर लगाकर उड़ जाते हैं। 1 हफ्ता गुजरते पता भी ना चला। यार दोस्त सब उदास थे कि आज इसे जाना था, अब कब आएगा। अम्मा बाकायदा रो रही थी। जल्द आऊँगा अम्मा, उदास ना हुआ कर। हाँ भाई ज़ुबैदा, क्या लाना है फिर इस बार शहर से? वो बहनों से पूछने लगा। प्यारे प्यारे परांदे, ज़ुबैदा बोली और वो हंस पड़ा। और फिर मेरे लिए सोनी सी चूड़ियाँ, जैसी पिछली बार लाए थे, बिल्कुल सोने की लगती थीं। खुर्शीद ने कहा। अच्छा, मैंने दोनों की फरमाइश दिल पर लिख ली, अब रब रखा। वो मुस्कुराकर रुखसत होने लगा। सब उदास थे, दिल उसका भी उदास था। ये घर के प्यारे प्यारे लोग, ये खेत, ये घर, ये दरो दीवार, ये यार दोस्त, किस किस को छोड़कर जाना पड़ता है। ये गलियाँ, ये कूचे और ये गाय भैंसों का बाड़ा। वो हमेशा की तरह हर चीज़ पर अलविदाई निगाह डालकर आखिरी बार फिर अम्मा के कदमों को छूने को झुका तो माँ ने कलेजे से लगा लिया और बामुश्किल खुद से जुदा किया। जा पुत्र, रब रखा। और वो बाहर निकल आया। घर के बाहर इसके दोस्त जमान खान और मुश्ताक खड़े थे। वो इसे देखकर हंसने लगे। मर्द होकर रोता है, वह रोता कब हूँ। इसने जल्दी से आंखों की नमी खुश कर ली और हंस दिया। दोस्त भी हंस दिए। बड़ा बहादुर है भाई तू, तेरी हिम्मत की दाद देने को जी चाहता है। मुलाजमत भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है। अल्लाह करे तू ज़रूर डॉक्टर बने। और देख,
डॉक्टर बनकर इस गांव को और यहाँ के रहने वालों को भूलना चाहना, जमान खान बोला, जो 10वीं के बाद तालीम छोड़कर छोटी मोटी नौकरियां कर रहा था। बहनें, अम्मा, बाबा, मुश्ताक और तो और ये गांव और ये घर, ये सब क्या भूलने की चीज़ें हैं? फिर इस मिट्टी से रिश्ता तोड़कर जी पाऊंगा? नहीं नहीं जमान खान, मर जाऊंगा मैं अगर तुम लोगों से नाता तोड़ा तो। खुदा तुझे हयाती दे। जाते वक्त ऐसे लफ्ज़ तुम मुंह से ना निकाल, मुश्ताक ने टोका। दोनों सड़क तक साथ आए थे और फिर इसे बस में बिठाकर वापस गांव चले गए। फिर 3 माह बाद रिजल्ट आ गया और जैसी इसने मेहनत की थी इसके मुताबिक ही आया था। मुनीर अहमद का खुशी से बुरा हाल था, आंखों में नमी भी उतर आई थी। मेरा रब किसी की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। वो अपने रब का मशकूर था और खुदा के हजूर झुका इसका शुक्र अदा कर रहा था। ये किस टाइम की नमाज़ पढ़े हो भाई? डॉक्टर साहब जाने किस काम से इसके कमरे में आए थे और इसने अखबार उठाकर इनके सामने रख दिया। बोर्ड में इसकी तीसरी पोजीशन थी। डॉक्टर ज़रियाब खान ने फ़ख्र से इसे देखा और फिर बढ़कर गले लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन माय ब्रदर। थैंक यू सर, वो मशकूर होकर बोला। ये पोजीशन मैं आपके तावन की वजह से ही ले पाया हूँ डॉक्टर साहब, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। फजूल बातें मत करो, अब इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा दाखिला पक्का है। डॉक्टर ज़रियाब मुस्कुराए, और चंद साल बाद खुदा के हुक्म से तुम भी दुखी इंसानियत की खिदमत करने लगोगे। देखो बेटा, कल को अखबारी नुमाइंदे जब तुम्हारा तारुफ और राय लेने के लिए आएंगे तो यकीनन तुम भी हर होनहार तालिब इल्म की तरह दुखी इंसानियत की खिदमत का वादा करोगे। मगर अक्सर लोग जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो इस अहद को भूल जाते हैं। तुम वादा करो कि सचमुच इंसानियत की खिदमत करोगे। इंशाल्लाह सर, मैं वादा करता हूँ। मैं दिल से आपके साथ हूँ और आपके असूल मुझे असबर होते जा रहे हैं। अगले दिन डॉक्टर ज़रियाब के साथ ही वो मेडिकल कॉलेज गया था। वहाँ एक उस्ताद इनके जानने वाले थे। डॉक्टर ज़रियाब ने प्रोफेसर खालिद बट से मुनीर का तारुफ कराया। बहुत लायक लड़का है ये सर, इसका ख्याल रखिएगा, हमारी मेहनत का मुस्तहक भी है। आप फ़िक्र न करें डॉक्टर ज़रियाब, होनहार तालिब इल्मों को मैं ख़ुद बहुत पसंद करता हूँ। खुदावंद करीम मुनीर अहमद के लिए रास्ते की आसानियाँ खुद पैदा कर रहा था। यूँ आराम से इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और अपने अखराजात के लिए उसने अब चंद ट्यूशन्स रख ली थीं। अब डॉक्टर साहब की नौकरी वो छोड़ चुका था, बस ट्यूशन्स के ज़रिए अपने अखराजात पूरे करता था। हाँ, वक्त होता तो कभी कभार क्लिनिक पर चला जाता था। यूँ अपनी ज़ाती मेहनत के बायस वो इल्म की मंजिलें तय कर रहा था। हर एक से बेनियाज अपनी ज़ात में मगन, अपने काम से काम रखने वाला ये नौजवान क्लास में चंद रोज़ लड़कियों में मौजूद गुफ्तगू भी रहा, मगर वो हर तरफ से बेनियाज था और अपने आप में मगन। देखो तो कैसा लड़का है ये, जिसका कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं। फरीहा मुस्कुराई थी। और कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मरियम चहकी। जिसको मर्दों से दोस्ती की फुर्सत नहीं, वो लड़कियों से क्यों कर बात कर सकता है। शाहताज बोली, अरे छोड़ो, पोज करता है कमबख्त। असल में बाज़ लोग बहुत घुने होते हैं और दूसरों की तवज्जो मबजूल कराने की खातिर भी ऐसी अहमकाना हरकतें करते रहते हैं। आओ चलते हैं, किस फजूल शख्स पर अपना टाइम बर्बाद कर रही हो, शर्मीना ने कहा। यानी ये शख्स जो अपने आप में मगन अपने काम से काम रखता है तुम्हारी निगाह में फजूल और अहमक है? शर्मीन ने भी इस फजूल बहस में हिस्सा लिया। आज प्रोफेसर नज़ीर सुबहानी कॉलेज नहीं आए थे और अब ये सब फ्री थीं और फजूल बहस में उलझी हुई थीं, जबकि वो लॉन के एक सुनसान गोशे में किताबों पर झुका हुआ था। बेचारा हर लम्हा कैश कर रहा है। फरीहा को फिर तरस आया। भाई, आज अगर इत्तेफाक से क्लास नहीं हुई तो बंदे को थोड़ा हंस बोल लेना चाहिए। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, मरियम बोली। सब तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं होते। शर्मीन ने मुनीर अहमद की फिर हिमायत की। खुदा खैर करे, तुम्हें बड़ी हमदर्दी है मौसूफ से, इसलिए कि मैं मुनीर अहमद के हालात से वाकिफ़ हूँ। वो कैसे? शर्मीन की बात पर सब उछल पड़ी। बोलो बोलो, मारे इश्तियाक के मेरा दम निकल जाएगा। ये बेचारा सेल्फ मेड आदमी है। इसने अपनी अब तक की तमाम तालीम खुद अपने ज़ोरे बाजू से हासिल की है। इसका बाप एक देहाती आदमी है और इसका ख्याल था कि बस मैट्रिक की तालीम बहुत है और अब ये मुलाजिम होकर इसका हाथ बटाए। बाप की खातिर ये मेहनत करके 1000 रुपया माहवार इसे देता रहा। अलबत्ता माँ ने इसकी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ, मतलब जेवर वगैरह, इसके हवाले कर दिया था। 24-25 हज़ार रुपये मालियात का था। वही इसकी कुल पूंजी है और इसका सहारा भी, जिसे बैंक में रख चुका है। मगर इसमें से एक पाई निकालना भी खयानत समझता है, इसलिए अपने तमाम अखराजात के लिए 6-7 ट्यूशन्स पढ़ाता है और रात देर तक ट्यूशन्स करके आता है तो बेसुध होकर सो जाता है। हाँ, अपनी तालीम को देने के लिए इसके पास यही कॉलेज टाइम है, सो वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करता। शर्मीन ने तमाम अहवाल सुनाया और लड़कियां पूछ रही थीं, मगर तुम्हें ये सब किसने बताया? ये सब? वो मुस्कुराई। मुझे ऐसे मालूम हुआ कि मुनीर अहमद हमारे ही घर में रहता है
और मेरे भाई डॉक्टर ज़रियाब ख़ान का बहुत अच्छा जानने वाला है। भाईजान उसे बहुत पसंद करते हैं। फिर तो अल्लाह रहम करे तुम पर। जब भाईजान को मौसूफ़ इतने पसंद हैं तो कल को कुछ भी हो सकता है। फ़रीहा और मरियम शरारत से चहकीं। बकवास मत करो। शर्मीन ने आंखें दिखाईं। 2 साल से वो उनके यहाँ रह रहा था, मगर इसकी घर वालों की मुलाकात ही कब होती थी। सुबह का निकला वो रात गए जाने कब आता था और आकर सो जाता था। इसलिए इसका घर में रहना ना होने जैसा ही था। हाँ, क्लास में नज़र ज़रूर आता था, मगर यहाँ भी मुनीर अहमद ने कभी इससे हम कलाम या फ्री होने की कोशिश ना की थी। शायद वो इस फ़र्क को बखूबी समझता था जो शर्मीन और इसके दरमियान था। शर्मीन गाड़ी में कॉलेज आती जाती थी, ड्राइवर लाता था, जबकि वो डॉक्टर साहब की ऑफ़र के बावजूद बसों से कॉलेज आता जाता था। वक्त गुजरने लगा और वक्त का पता चलता भी कहाँ है। हत्ता कि वो अब मेडिकल के 4th ईयर का तालिब इल्म था और शर्मीन इसकी क्लास फेलो थी। दोनों में आज भी वही बेकानगी पाई जाती थी जो रोज़े अव्वल से मौजूद थी। मुनीर अहमद ने इस घर में डॉक्टर ज़रियाब की दी हुई मराहत का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया और अपनी हैसियत को भी याद रखा। फिर हाउस जॉब का साल भी गुजर गया और वो एक मुकम्मल डॉक्टर बन गया, डॉक्टर मुनीर अहमद। और आज फिर हमेशा की तरह वो अपनी कामयाबियों पर खुदा का शुक्र गुजार था और डॉक्टर ज़रियाब बहुत मोहब्बत से उसे देख रहे थे। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। वो मुस्कुराए और गले लगाया तो वो खाकसारी से बोला, शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये सब आपकी मदद और ताउन से हुआ है कि आज मेरे ख्वाबों ने ताबीर पाई है। मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत और खुदा के फजलो करम की वजह से हुआ है। शर्मीन भी पास हो गई है, मेरी बहन है, तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी। उन्होंने इंकशाफ किया और मुनीर अहमद जो सुथरी सोच रखने वाला एक सच्चा मुसलमान लड़का था, उसे वाकई मालूम नहीं था कि डॉक्टर साहब के घर के अंदर इनके घर के अफराद खाना की तादाद क्या है और कौन कौन है। इसे कोठी का एक अलग थलग कमरा दिया गया था। वहाँ ही मुलाजिम इसका खाना वगैरह पहुँचा जाते थे, जबकि वो दोपहर और रात का खाना बाहर ही खा लेता था, बल्कि नाश्ते के लिए भी किसी को तकलीफ़ ना देता था। एक डबल रोटी लाता तो वो 4-5 दिन निकाल देती थी। खुश दूध का डब्बा इसके कमरे में मौजूद होता था। एक छोटा सा बिजली का रॉड इसने रखा हुआ था और इसके ज़रिए पानी उबाल लेता और चाय बना लेता था। अपने 5 साल के क़याम में इसने कभी कभार ही घर का खाना खाया होगा, वरना वो किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। और आज डॉक्टर साहब अपनी बहन के बारे में बता रहे थे जो उसकी क्लास फेलो रही थी, तो उसने डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दी। शुक्रिया, अब इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हें सर्विस मिल जाएगी, जब तक तुम मेरे क्लिनिक में काम करते रहो। जी शुक्रिया, वो मशकूर था। फिर एक हफ़्ता के लिए घर गया। अम्मा की खुशी देखने वाली थी, उसे चूमते ना थकती थी, जबकि अब्बा का सीना भी फ़ख्र से फूल गया था। तू बड़ा ज़िद्दी है बई पुत्र, आखिरकार जो तूने सोचा था वो तू कर गुज़रा है। तेरी बहनें भी बड़ी खुश होंगी जब सुनेंगी कि उनका वीर डॉक्टर बन गया है। अब्बा ने बड़ा जिगरा किया और 200 रुपए के लड्डू मंगवा के पूरे गांव में बांटे और एक डब्बा मिठाई का चौधरी साहब के घर भी भेजा। सारा गांव जैसे उनके छोटे से घर में उमड़ पड़ा। रिश्तेदार मुबारकबादें देने रोज़ आ रहे थे और उनकी दावतों का सिलसिला चल निकला। इस गांव का पहला लड़का था जो गरीब बाप का बेटा था, मगर अपनी ज़ाती कोशिशों के बाइस अपनी मंजिल पर आन पहुंचा था और खुशी से इसका अपना चेहरा खिला पड़ता था। वे डॉक्टर पुत्र, मेरे जोड़ों के दर्द का इलाज ज़रूर करना, माई फाता बोली जो इसके गांव की भटियारन थी। सारा दिन तो तू बैठी रहती है माई फाता, थोड़ा चला फिरा कर। वो हंसता मजाक करता रहा और गांव की तमाम तर दोशीज़ाओं के दिल की धड़कन बना रहा। जिधर से गुजरता लोग बड़ी मोहब्बत और ताज़ीम से देखते थे। अम्मा और अब्बा का चेहरा फ़ख्र से मुनव्वर हो जाता था। हफ्ता गुजार कर वो फिर वापस जाने लगा तो हस्बे मामूल अम्मा उदास हो गईं। अब तो तू डॉक्टर भी बन गया है पुत्र, फिर भी जा रहा है। और वो अम्मा की बात पर हंस पड़ा, तो क्या अब गांव में ही पड़ा रहूं? मैं तो पुत्र तेरी डॉक्टरी के सफ़र में तुझसे बिछड़ कर रह गई हूँ, अम्मा उदासी से बोली। तो इसने माँ को साथ लगा लिया। बस अम्मा, अब जुदाई के दिन थोड़े ही हैं, मुझे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी और रहने को जगह भी, तो मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा और फिर हम इकट्ठे रहेंगे, कोई दूरी न रहेगी फिर। वो माँ को दिलासे देने लगा। अच्छा पुत्र, जा फिर रब रखा। आखिर माँ ने इजाज़त दे दी और वो शहर आ गया। शुरू शुरू के चंद माह वो डॉक्टर ज़रियाब के क्लिनिक में बैठता रहा। वो इसे 3000 माहवार देते थे। फिर डॉक्टर साहब की कोशिशों से ही वो एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, तो हॉस्पिटल की जानिब से रहने को एक छोटा सा बंगला भी मिल गया। तो फिर वो वालदेन को गांव से लाने के लिए गांव आ गया और आते ही अम्मा ने उसे बताया, पुत्र कमाल ही हो गया है, मैं तो 7 जन्मों में भी ऐसी बात ना सोच सकती थी। ऐसी कौन सी बात हो गई है अम्मा? वो हंस पड़ा तो माँ बोली, वो लोग तेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं पुत्र, कि जहाँ तक मेरी निगाह में ना उठती थी। माँ तशक्कर भरे जज्बात के साथ बोली,
आखिर किन लोगों की बात कर रही हो अम्मा? मैं चौधरी शुजात अली की बात कर रही हूँ बेटा। उन्होंने तेरे अब्बा को हवेली बुलाकर बात की थी कि वो रेशमा बीबी से तेरा रिश्ता करना चाहता है। खानदान वालों की बातों का भी उसे कोई डर नहीं कि अपने से कमतर लोगों में लड़की दे रहा है, बस हमारी रजामंदी चाहता है। तू तो जानता है बेटा, रेशमा चौधरी साहब की इकलौती बच्ची है और वही उनकी तमाम जायदाद की मालिक भी है। तेरे बाबा का मारे खुशी के बुरा हाल है, रात को उसे नींद भी नहीं आती, बस यही कहता रहता है, वाह मौला तेरी शान, कहाँ हम और कहाँ चौधरी साहब जो इस पूरे गांव के मालिक हैं। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है अम्मा? अब ज़माना बदल गया है। आज के दौर में ज़ात पात तक की तमीज़ नहीं रही। लोग बस लड़का देखते हैं कि कमाता कितना है। चौधरी साहब भी जानते हैं कि उनके भाई के दोनों बच्चे 6-6 7-7 जमात पास हैं और सख्त निकम्मे और आवारा हैं। मेरा ख्याल है अपने हिस्से की काफ़ी जायदाद तक अपनी आवारगी की नज़र कर चुके हैं, जबकि इनकी लड़की ने भी गालबन कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। ऐसे में भाई के लड़कों से मैं इन्हें बेहतर नजर आया हूँगा, चाहे हूँ इनके एक मिजारे का बेटा। मगर अम्मा ये सोचकर हाँ करना कि वो लड़की चिट्ठी अनपढ़ है और एक जाहिल औरत के साथ मेरा गुजारा अब क्यों कर होगा। मुनीर अहमद ने अम्मा को उन दिलकश ख्वाबों की सरजमीन से खींचकर फ़ौरन हक़ाइक़ का आईना दिखाया तो अम्मा की आंखें हैरत से फट पड़ीं। ये तू क्या कह रहा है पुत्र? वो चौधरी शुजात अली खान की बेटी है। चाहे वो चिट्ठी अनपढ़ है, मगर दूसरी हज़ार पढ़ी लिखी लड़कियों से इसका रुतबा बुलंद है। ओहो! मुनीर अहमद ने अपना सर थाम लिया। क्या महज इसलिए कि वो एक चौधरी एक ज़मींदार की बेटी है? वो चिढ़कर बोला, बिल्कुल, आजकल ज़र ज़मीन वाले की ही इज़्ज़त है और इतनी इज़्ज़तदार लड़की को मैं अपनी बहू ज़रूर बनाऊंगी। ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभार आते हैं बेटा। तू बेवकूफ़ी की बातें ना कर। तालीम वगैरह की एक ज़िम्मेदार के सामने क्या हैसियत है भला? यही तो फ़र्क है एक तालीम याफ्ता और अनपढ़ आदमी की सोच में। जिस तरह मैं सोचता हूँ तुम लोग इस तरह नहीं सोच सकते। तुम लोगों को ये तक नहीं मालूम कि तालीम की अज़मत ही है जिसे एक ज़मीन वाला चौधरी सलाम कर रहा है, वरना मैं तो वही मुनीर अहमद हूँ, इसके मिजाज शबीर अहमद का लड़का। मेरी अगर कोई हैसियत कोई मकाम है तो वो मुझे तालीम ने दिया है, और तुम कहती हो तालीम की कोई हैसियत ही नहीं ज़मीनों के सामने। ओए झल्ले, तू सारी ज़िंदगी अपनी डिग्री इस्तेमाल करता रहे तब भी चौधरी साहब जितनी ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती? देखो, तेरे बाबा ने ज़ुबान दे दी है और हमें बस तेरा इंतज़ार था। तेरे बाबा ने सारा इंतज़ाम कर लिया है। कल को तेरी रेशमा से मंगनी होगी और ये बात हम लोगों में तय हो चुकी है, और वो बस अम्मा को देखकर रह गया। ऐसे क्यों देखता है? क्या तुझे खुशी नहीं कि कल से तू चौधरी साहब का दामाद बन जाएगा, या फिर तूने कोई कुड़ी शहर में पसंद कर ली है? मुझे अभी कुड़ियाँ पसंद करने की फुर्सत नहीं है। अभी चंद साल तक मैं अपना करियर बनाना चाहता था, अपना घर बनाना चाहता था और पता नहीं क्या क्या करना चाहता था, मगर वो रूहानसा हो चला था। मगर किसी ने उसके गुस्से या अफसोस की परवाह न की और अगले रोज़ चौधरी साहब आकर उसे अंगूठी पहना गए, और इससे अगले दिन अम्मा पापा और बहनें और बहनोई जाकर रेशमा की मंगनी कर आए। और फिर इसी हफ्ते वो उदास और उजड़े उजड़े दिल के साथ वालदैन के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में हर तरफ चौधरी शुजात अली के खेत खलियान थे और अम्मा और बाबा का मारे खुशी के बुरा हाल था। ये सारे खेत अब मेरे पुत्र की मलकियत होंगे। तूने बड़ा अच्छा किया पुत्र के डॉक्टरी पढ़ ली, वरना मैं तो दूसरे जन्म में भी ऐसा कोई ख्वाब नहीं देख सकता था। वाह मेरे पुत्र वाह, तूने तो कमाल कर दिया भाई। बाबा जब तक तांगा गांव से गुजरता रहा यही बातें करता रहा और मुनीर अहमद का दिल जल जल कर कबाब होता रहा। इसके लिए यह एहसास कि इसकी होने वाली बीवी एक अनपढ़ और जाहिल लड़की है बहुत अजियतनाक था। मैं इस लड़की के साथ कैसे गुजारा करूँगा? मैं जिसने जब से होश संभाला किताबों को अपना साथी बना लिया था, मैं इस लड़की के साथ कैसे रह पाऊँगा? वो दिन रात इस सोच में गलता रहता और शाम में जब डॉक्टर जरियाब के क्लिनिक पर बैठता तो भी वैसा ही गैर हाजिर दिमाग और परेशान रहता। इस वक्त मरीजों का सिलसिला ख़त्म हो चुका था और रात के 10:30 बज रहे थे। कंपाउंडर चीज़ें समेट रहे थे और दिन भर की कमाई डॉक्टर जरियाब के सामने रख रहे थे। डॉक्टर साहब ने जेबों को नोटों से भरा और मुनीर अहमद को देखते रहे। क्या बात है, परेशान हो कुछ? जी नहीं। उसने सर दाब भरकर सर नफ़ी में हिला दिया। तो फिर मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? तुम मानो या ना मानो डॉक्टर मुनीर, मगर मैं तुम्हारे चेहरे को बआसानी पढ़ सकता हूँ। वो जवाब में मुस्कुरा कर रह गया। बोलो ना भाई, क्या बात है? जब से वालिदैन को लेकर आए हो हमारे यहाँ भी इन्हें नहीं लेकर आए। क्या कहते होंगे कि शहर लाकर घर में बंद कर दिया है? यूँ करो, इन्हें कल हमारे यहाँ ले आओ। कल दोपहर को खाना हम इकट्ठे खाएंगे, डॉक्टर जरियाब खान ने दावत दी। मेरे वालिदैन खालिस देहाती हैं डॉक्टर साहब, इसलिए मैं डरता हूँ कि हमारे मुल्क की 80% आबादी देहातों में रहती है। तो क्या वो लोग किसी से नहीं मिलते? अपने जैसे लोगों से ही मिलते हैं ना सर। क्लास का फ़र्क तो। मुनीर अहमद उलझता रहा।
बकवास मत करो, तुम किसी से कमतर नहीं। कल ज़रूर आना, वरना ठीक 1 बजे हॉस्पिटल से आते हुए मैं खुद इन्हें ले आऊँगा। डॉक्टर साहब सख्ती से बोले तो इसे वादा करना पड़ा। 1 हफ्ता हो गया था अम्मा वगैरह को शहर आए। उसने बाबा और अम्मा को कई नए शलवार सूट सिलवा दिए थे, मगर फिर भी बाबा बहस करता रहता, धोती को शलवार पर तरजीह देता। धोती में बड़ा आराम रहता है पुत्र, तूने ये शलवार कमीज़ का नया स्यापा मुसीबत डाल दिया है। और ये जूते, और ये खाने की मेज़ पर बैठकर खाना खाना, ये सारी बातें तंग करती हैं हमें। बाबा, अब आप डॉक्टर मुनीर अहमद के वालिद साहब हैं और इस घर के मालिक व मुख्तार हैं। आस पड़ोस में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो कोई किसी वक्त आ ही जाता है। अब शहर आए हो तो शहरी आदाब तो सीखना पड़ेंगे ना। मुझे भी अपना पिंड गांव बड़ा ही याद आता है। वो मेरी गायें भैंसें, इनका दूध जमाना, बिलोना, मक्खन निकालना, फिर ताज़ा लस्सी पीना। हाय, 4 किलो दूध तो आता है अम्मा, तुम दही जमाकर मक्खन बना लिया करो ना। इसने अम्मा को बरकी आलात ला दिए कि इनसे भी ताज़ा लस्सी बनाई जा सकती है और तुम मक्खन निकाल सकती हो। अम्मा को कई दिन मुलाजमा ताज़ा मक्खन निकाल कर देती रही, मगर ना मक्खन में वो बात है न लस्सी में। अम्मा आहें भरती और दिन में सैकड़ों बार अपने गाँव को याद करती थीं, और वो सोचता अभी इतनी जल्दी माँ गाँव को भूल भी कैसे सकती है। वहाँ की फ़िज़ाएँ, सब्ज़ा, खेत खलियान और इनसे फूटती खुशबू, फिर वहाँ की मिट्टी की खुशबू ही जुदा थी। हालांकि वो मिट्टी भी इसी देश की थी, इसी वतन की थी, मगर फिर भी अम्मा और बाबा को लगता जैसे वो गांव से शहर नहीं आए, बल्कि अपने वतन से दूर किसी प्रदेश में आन बसे हों। दिनों दोनों उदास बैठे गांव को याद किया करते थे, और आज जूँ ही वो घर में आया तो आते ही अम्मा को खुशखबरी सुनाई। अम्मा, कल आप दोनों को डॉक्टर ज़रियाब के यहाँ दावत में जाना है, आप लोगों का दोपहर का खाना है वहाँ। वो बच्चों के से इश्तियाक से कह रहा था। और अम्मा, ज़रा अच्छी तरह सोच समझकर बातचीत करना। देखो अम्मा, इज़्ज़त का सवाल है। वो माँ को समझाता रहा, जबकि बाबा को गुस्सा आ गया। जब हमारे वहाँ जाने से तेरी इज़्ज़त पर हर्फ आता है तो मत ले जा हमें वहाँ, तू खुद अकेला चला जाता, हम अपने घर भले। बाबा, नाराज़ मत हो, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि। वो जज होकर बोला, ये वक्त भी आना था कि आज हम अपने बेटे से समझ बूझ लेंगे। ये तू हमें किधर ले आया है पुत्र, हम तो अपने घर में बड़े खुश थे, जैसे दिल करता था बोलते थे, जैसे दिल करता था हंसते थे। अब यहाँ तेरे घर में आकर हर बात पर पाबंदी लग गई है। अब तू हमें लोगों से बातचीत करने का भी सबक पढ़ाएगा। अम्मा और बाबा ने इसके मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा बाबा, जैसे आप दोनों का जी चाहे करें, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, इसने सहूलत से हार मानते हुए कहा, और समझ गया कि ये दोनों इतनी जल्दी शहर का असर नहीं लेंगे। शहरी बनने में इन्हें कुछ वक्त लगेगा। अगले रोज़ वो वालदैन के साथ डॉक्टर ज़रियाब के यहाँ आ गया। डॉक्टर साहब के यहाँ इनके वालदैन और 2 बहनें थीं। सभी ने खुशदिली से उन तीनों का खैर मकदम किया। अम्मा ने ग्रे रंग का प्लेन रेशमी सूट पहना हुआ था और बाबा ऑफ वाइट सूट में थे और काफ़ी सज रहे थे। इनका रंग साफ था, सेहत अच्छी थी। और शहर में दिल लग गया आपका? अलेक सलेक के बाद ज़रियाब साहब की वालदा ने मुस्कुराकर अम्मा से पूछा। नहीं जी, गाँव बहुत याद आता है। हमारी तो जी सारी बिरादरी उधर ही है। यहाँ आकर तो हम अपनों से बिछड़ गए हैं। हम भी आप ही के हैं। जब दिल घबराए आ जाया कीजिए, आपका अपना घर है। नुसरत बेगम ने खलूसे दिल से कहा। मुनीर अहमद तो कुछ दिन हमारे यहाँ रहा भी है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे ज़रियाब को बहुत पसंद है। वो बोली। हाँ जी, मेरा मुनीर अहमद भी डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ़ें करता है। ये बच्चियाँ हैं आपकी, या ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं? ये शर्मीन है और ये रामीन। शर्मीन तो खैर से डॉक्टर बन चुकी है, जबकि रामीन अभी पढ़ रही है। मेरी बहू अलबत्ता बच्चों के साथ इस हफ्ते मैके गई है। गर्मियों की छुट्टियां बच्चे अपनी ननियाल में गुजारते हैं। शगुफ्ता बच्चों को छोड़कर आ जाएगी। बच्चियों की अभी आपने शादी वादी नहीं की? अम्मा ने पूछा। अभी सोच रही हूँ, रिश्ते तो काफ़ी आए हुए हैं, देखो कहाँ नसीब निकलता है बच्ची का। बुरा ना मनाना बहन जी, मगर बच्चियों की शादियाँ जल्दी कर देनी चाहिए। ये खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है। उन अजीम हस्तियों का हुक्म सर आंखों पर। मगर बच्ची अभी तालीम से फारिग हुई है, अब इंशाल्लाह जल्द ही इसके फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊंगी। डॉक्टर ज़रियाब की वालदा ने अपनी दिली नागवारी को ज़ाहिर न होने दिया। तभी रामीन ने खाना लगने की इतला दी तो ज़रियाब की वालदा अपनी मेहमान को लेकर डाइनिंग रूम में आ गईं। काफ़ी पुरतकल्लफ दावत थी। अम्मा काफ़ी खुशी से हर चीज़ बामिकदार लेती रहीं। यही हाल अब्बा का था, और डॉक्टर मुनीर अहमद अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ जा रहा था। खाने के बाद कुछ देर मजीद बातों का सिलसिला रहा। शर्मीन और रामीन भी आज सामने ही थीं, तो मुनीर अहमद ने शर्मीन से पूछ लिया, आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? जी, मुजफ्फराबाद में। ओह, इतनी दूर, तो आपने ज्वाइन कर ली? जी हाँ, शर्मीन होले से मुस्कुरा दी।
भाईजान कोशिश कर रहे हैं, खुदा ने चाहा तो जल्द ही पंजाब आ जाऊंगी। धीमे धीमे अंदाज में सुबकरो मुस्कुराहटों के साथ बोलती शर्मीन उसे असहद अच्छी लगी। हालांकि यही लड़की इसकी क्लास फेलो थी, मगर इस वक्त एक लगन और एक जुस्तजू के किरदाब में था। वो इसलिए किसी जानिब देखा ही ना था, और अब जबकि मंजिल पर पहुंच चुका था तो पहली बार कोई लड़की इसे अच्छी लग रही थी। और इसका रंगो रूप, इसके हसीन खदख्वाल, इसका अंदाज़े गुफ्तगू और इसकी मुस्कुराहटें कुछ भी तो नज़रअंदाज करने वाला ना था। और आज पहली बार वो किसी हसीन लड़की की जाने मुतवज्जा हो रहा था। मगर अगले लम्हे उसे याद आया कि इसके कदमों में तो वालिदैन ने रेशमा के नाम की जंजीर डाल दी है। फिर उसे किसी और लड़की की जानिब इस अंदाज में देखने का क्या हक है। इसका हलक कड़वा होने लगा तो इसने यकदम वहाँ से भागने का सोचा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इजाज़त दीजिए, कुछ देर बैठो बेटा, बड़े दिनों बाद आई हो। नुसरत बेगम ने मोहब्बत से कहा। शुक्रिया आंटी, फिर कभी आऊँगा, इस वक्त तो चलकर ज़रा आराम करूँगा। मुनीर अहमद ने मुस्कुराकर माजरत चाही तो सभी इन्हें छोड़ने बाहर गेट तक आए। कुड़ियाँ तो बड़ी खूबसूरत थीं। टैक्सी में बैठते ही बाबा ने अपनी राय दी। मगर अफसोस, शहरों में बच्चियों की शादियाँ बहुत देर में करते हैं लोग। शहरी बाशऊर होते हैं, वो हम देहातियों की तरह नहीं होते कि इन्हें सिवाय बच्चों की शादियों के और किसी बात से गर्ज ही नहीं होती। यहाँ लोग अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं, ख्वाह वो लड़कियाँ हों या लड़के। और जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उनकी शादियाँ करते हैं। और शादियों में बेतुकी नहीं करते, ख्वाह कितने करीबी रिश्ते हों, मगर हर हाल में अपने बच्चों की भलाई और उनके मयार को मद्देनज़र रखते हैं। मुनीर अहमद ने जले दिल के फफोले फोड़े। एक रिश्ता आप लोगों ने भी जोड़ा है, जाने वो कौन है, कैसी है। बस ज़मींदार साहब की ज़िम्मेदारी देकर रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छी है, वो जैसी तो पूरे पेड़ में दूसरी नहीं है। ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि चौधरी साहब ने खुद तेरा इंतखाब किया है, वरना हम जैसे तो सवाल तक नहीं कर सकते थे। बाबा ने झाड़ा और टैक्सी वाले के ख्याल से वो चुप हो गया। दिन पर दिन गुजरने लगे। चौधरी साहब अक्सर शहर इनके यहाँ आ जाते थे और एक दो घंटे बैठ कर जाते। बेटा, अगर तेरी ख्वाहिश हो तो मैं शहर ही में तुम्हें बेहतरीन क्लिनिक बनवा दूँ, या फिर एक छोटा सा हॉस्पिटल गांव में बनवा दूँ। अपने गांव वालों का भी भला हो जाएगा, 2-3 डॉक्टर और रख लेंगे और तुम सारी ज़िंदगी ठाठ से अपने ही गांव में रहना, ऐश करना। जी नहीं शुक्रिया चौधरी साहब, मैं अपने हाल से बहुत खुश हूँ। फिर ऐश की आदत भी नहीं है मुझे, वो टुकड़ा तोड़ जवाब देकर उठ गया। चौधरी साहब उसे देखकर रह गए। लगता है डॉक्टरी ने लड़के का दिमाग काफ़ी ख़राब कर दिया है, वरना इसकी हिम्मत थी कि यूं मुझे यानी चौधरी शुजात को जवाब देता। लम्हा भर के लिए चौधरी साहब के दिल में इनकी चौधराहट ने करवट ली, मगर अगले लम्हे उन्होंने इस चौधराहट को दबा लिया। फिर जैसे ही मुनीर अहमद ने छोटा सा ज़ाती बंगला बनाया, बाबा और चौधरी साहब ने इसकी शादी कर दी और वो भुखलाया भुखलाया फिरता रहा। वरना वो तो सोचता था किसी न किसी तरह चौधरी साहब अपने ख्याल से बाज आ जाएंगे, मगर वो अपनी बात या ख्वाहिश को अमली जामा पहना कर रहे, जिसके नतीजे में वो आज दुल्हन के सामने था और कुर्सी पर बैठता गौर से सुर्ख गठरी को घूर रहा था। अपने पैरों को जूतों से आज़ाद करके इसने अपना स्लीपिंग सूट उठाया और अटैच बाथ का रुख किया और फिर वहाँ से पलटा तो बड़े सुकून से आकर इसका घूंघट पलट दिया। लड़की कबूल सूरत थी, रंगत ना सांवली ना बहुत गोरी, हाँ खिला खिला सांवला रंग था। उसे लड़की शक्ल सूरत की हद तक तो पसंद आ गई, इसलिए लहजे में खुद ब खुद खुमार सा भी भर आया और अगले लम्हे वो मुट्ठी में दबी अंगूठी इसकी उंगली में पहना रहा था। रेशम, आज हमारी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। नया सफ़र और नया हमसफ़र, दोनों मुबारक हों। इसने थोड़ा मुस्कुराकर इसकी ठोड़ी को छुआ। आंखें तो खुलो बाबा, वो इसरार करने लगा तो लड़की ने पलकें उठाईं। कहो दुल्हा पसंद आया, बड़े नाज से पूछा गया, मगर लड़की होंठ चबाती रही। तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं, तुम्हारी हया या नापसंदीदगी। और रेशमा ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती? वो कदरे बिगड़ा, या फिर मेरी और तुम्हारी क्लास का फ़र्क आड़े आ रहा है जो तुम्हें मुझसे हम कलाम नहीं होने दे रहा। आप शौहर हैं मेरे और मैं आपकी बीवी हूँ। जब रिश्ता इतना गहरा हो चुका है तो क्लास का फ़र्क कहाँ से आ गया? रेशम बड़े एतमाद के साथ बोली, बग़ैर किसी झिझक या शर्म के। तुम खुश हो इस रिश्ते पर? आखिर आप डॉक्टर हैं और गाँव वाले कहते हैं आपसे ज़्यादा शरीफ लड़का पूरे गाँव में नहीं। फिर मैं खुश क्यों ना होंगी? तुम्हारा लबो लहजा बताता है कि तुम तालीम याफ्ता हो। क्या मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है? इसे गौर से देखते हुए मुनीर अहमद ने पूछा। आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है और इसके बाद मेरे बाबा ने मुझे घर बिठा लिया था। हालांकि मैं कॉलेज जाना चाहती थी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने मैट्रिक कर रखा है, वरना मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम बिल्कुल अनपढ़ ना हो। खैर डरो मत, अब तुम्हें तालीम हासिल करने से कोई ना रोक सकेगा। जो ही एडमिशन होंगे मैं तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। मुनीर अहमद ने इसका हाथ थामकर वादा किया
और फिर ये शब वादे वईद की नज़र होने लगी। और सुबह जब अम्मा और बाबा ने बेटे को मुस्कुराता देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया। आज वलीमे का फंक्शन था और वो खुशी खुशी सबसे मुबारकबादें वसूल कर रहा था। बहुत खुश नसीब हो यार, तुम्हारे ससुर बहुत मालदार आदमी हैं। और वह मुस्कुरा कर रह गया कि आज उसे चौधरी शुजात से रिश्ता जोड़ने पर कोई एतराज़ ना था। शादी के बाद रेशमा और वो गांव चंद दिन रह कर आए। वो हवेली जो इतनी शान शौकत के साथ गांव में खड़ी थी और जिसकी जानिब वो देखता भी नहीं था, आज इस हवेली के अंदर इसके नाज उठाए जा रहे थे और वापसी में ढेरों तहाइफ उनके साथ थे। चौधरी साहब ने दामाद को गाड़ी का तोहफा दिया था और वह दिल ही दिल में काफ़ी खुश था। वाकई उसे गाड़ी की अशद ज़रूरत थी, मगर 2 साल में वो सिर्फ मकान बना सका था और इसके बाद शादी हो गई। अब इसका ख्याल था कि कुछ जमा हो तो गाड़ी खरीदेगा, मगर आज वही गाड़ी उसे सलामी में मिल गई थी और वो दोनों इसी गाड़ी से वापस घर आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा नसीब करे तुम दोनों को। अम्मा और अब्बा खिले पड़ रहे थे कि खुदा ने इतना कुछ दे दिया था कि मज़ीद की तलब ही न रही थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो एक क्लिनिक की तामीर का तस्करा सुन रहा था। चौधरी साहब कह रहे थे, मेरी ख्वाहिश थी बेटा कि तुम दोनों गांव ही रहते, मेरी आंखों के सामने। असल में मेरे भाई भतीजे इस शादी से सख्त नाराज़ हैं और इनके दिल में लगता है कोई दुश्मनी बैठ गई है। इसलिए मैं तुम लोगों को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। वहाँ चारों तरफ मेरे अपने बंदे हैं और कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता, जबकि यहाँ बेखबरी में वो कोई और गुल ना खिला दें। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है चौधरी साहब, इसलिए मैं उन लोगों की दुश्मनी की परवाह नहीं करता। तुम मुझे अब भी चौधरी साहब कहते हो, हालांकि मैं तुम्हारा चचा हूँ अब। चौधरी साहब तो सारा गांव कहता है, तुम तो मेरे अजीज़ बच्चे हो और दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझते बेटा, और इसकी तरफ से लापरवाही भी नहीं बरतना चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में सही, मगर इसकी हिफाजत का फ़र्ज़ तो हमारा है ना। या फिर यूँ करो, मैं 2 आदमी तुम्हारे पीछे छोड़ देता हूँ, वो तुम्हारे दुश्मनों से आगाह हैं। इस किस्म के गार्ड तो आप जैसे ऊंचे लोगों के साथ ही सजते हैं चचा जान। मैं तो एक मामूली डॉक्टर हूँ। ओए पुत्र, अब तू मामूली नहीं रहा, अब तेरा नाता चौधरी शुजात के साथ जुड़ चुका है। तू दामाद है मेरा और यही तेरी बड़ाई है, इसलिए गामा और परवेज़ तेरे साथ रहेंगे। ये मेरे बहुत ख़ास आदमी हैं और तू मान या ना मान, मैं जल्द ही गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनाता हूँ ताकि तुम लोग हर दम मेरी आंखों के सामने रहो। इतनी दूर रहकर तो मैं हर दम परेशान रहूँगा। ये परेशानी आपने खुद खरीदी है। जब आप अपने भाई और भतीजों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे तो गैरों से रिश्ते जोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो खुद चौधरी साहब की बातों से परेशान हो गया था, इसलिए रुखाई से बोल रहा था, तो क्या अपनी रेशम का रिश्ता इन बदमाशों में से किसी को दे देता। चौधरी साहब तैश में आ गए। वो खून था आपका, इसका दिल चाहा कहते, मगर चौधरी साहब पहले ही तैश में थे और वो इन्हें और तैश ज़दा ना करना चाहता था, इसलिए खामोश हो गया। और फिर इन्हीं दिनों एफ़ए के एडमिशन हो रहे थे। वो रेशम को खुद साथ लेकर गया और कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। अम्मा और पापा बोलते रह गए, ये क्या अब रेशमा स्कूल जाया करेगी? स्कूल नहीं, कॉलेज जाएगी। और प्लीज़ इसे रेशमा ना कहा करे, रेशम है अब इसका नाम। वो मुस्कुराकर इसे देखने लगा और रेशमा का दिल इसके यूं देखने पर धड़क धड़क जाता था। शर्मो हया की लाली इसके हसीन चेहरे पर मजीद हुस्न पैदा कर देती थी और मुनीर अहमद भी इन दिलनवाज रंगों में खोकर रह जाता था। एफए में दाखिला मिलने के बाद रेशम अब इसके साथ ही सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर को वो इसे खुद वापस लाता था। आप थक जाते होंगे, ड्राइवर को तो रहने दिया होता। हॉस्पिटल से कॉलेज और कॉलेज से घर यही तो फासला है, और इतना ज़्यादा हरगिज़ नहीं कि मैं थक जाऊँगा। तुम सुनाओ, कॉलेज में दिल लग गया है? जी हाँ, वो मुस्कुराई। बाबा जान और घर की याद आए तो बता दिया करो, मैं तुम्हें घुमा लाया करूँगा। अब तो कॉलेज में एडमिशन हो गया है, इसलिए घर की याद इतनी नहीं सताती, वरना शुरू शुरू में घर वाले काफ़ी याद आते थे। जाहिर है याद आते होंगे, ये फितरी बात है, मगर तुमने कभी गांव चलने का जिक्र नहीं किया। अच्छा, आज वीकेंड है, अभी खाना वगैरह खाकर गांव चलते हैं, जुमे के दिन वहीं गुजारेंगे और शाम को वापसी, ठीक है? सिर्फ एक दिन के लिए? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। बंदा इतने दिनों बाद घर जाए तो कम से कम 2-3 दिन तो रहे, रेशमा ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर अगले हफ्ते तुम्हें ले जाऊंगा। वो इसके हाथ थपथपा कर बोला और वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। यूं क्यों देख रही हो? अपनी किस्मत पर नाज कर रही हूँ जिसे खुदा ने इतना अच्छा शोहर दिया है। वाकई? वो खिलखिलाकर हंस दिया तो उसने चुपके से लम्हा भर के लिए इसके शाने पर सर टिका दिया। खबरदार, हम सड़क पर हैं। इसने मुस्कुराकर तनबीह की तो वो अपनी बेखुदी पर झीम गई और मुनीर अहमद मुस्कुराता रहा और सोचता रहा, मैं भी कितना गलत था जो सोचता था कि वालिदैन का फ़ैसला शायद गलत है, मगर नहीं, रेशम तो बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई है और इसमें तकब्बर का तो नामो निशान भी नहीं है।
वरना इतने बड़े बाप की बेटी है। इसकी जगह कोई और होती तो शायद मुझे और मेरे वालिदैन को तिकनी का नाच नचा चुकी होती, अपनी बड़ाई का रोप देती, मगर नहीं। चौधरी साहब ने अपनी बच्ची की तरबियत वाकई अच्छी की है और इतनी अच्छी लड़की के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। वो मुस्कुराता हुआ मुतमईन अंदाज के साथ सोच रहा था। फिर यूं ही होता, जब रेशमा का दिल वालिदैन से मिलने को चाहता, वो बड़े नाज से अपने दिल की बात मुनीर अहमद से कह देती और वो कितना भी मसरूफ़ होता, वक्त निकाल कर ज़रूर उसे इसके घर लेकर जाता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा, हत्ता कि उसने एफ़ए कर लिया। जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया, मुनीर अहमद काफ़ी खुश था। गो के नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मगर गनीमत हैं और शुक्र है सप्ली नहीं आई। मेरी हाई सेकंड डिवीज़न है और अब वो बिगड़ी। बड़े नाज से मुनीर अहमद मुस्कुराता रहा। मेरी बीवी होकर भी महज सेकंड डिवीज़न, बहुत अफसोस का मकाम है। चलो खैर, आइंदा बीए में फ़र्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, इसी शर्त पर एडमिशन दिलवाऊंगा। और हस्बे आदत रेशमा ने हंसकर इस बात में गर्दन हिलाई। फिर इसका बीए में एडमिशन हो गया। मुनीर अहमद का अब भी वही मामूल था, सुबह हॉस्पिटल जाते हुए ले जाना और दोपहर को उसे लेने खुद कॉलेज जाना। जिस दिन खुद ना जा पाता, इस दिन बाबा को फ़ोन कर देता कि कॉलेज से रेशम को ले आएं, आज मसरूफ़ हूँ, जा ना सकूँगा। और बाबा झट से टैक्सी पकड़ते और बहू को कॉलेज से ले आते, जबकि अम्मा घर बैठी बड़बड़ाया करती, शादी को चौथा साल लगने को है, मगर अब तक मैंने ना पोते की शक्ल देखी ना पोती की। और आज जो ये अल्फाज खुद मुनीर अहमद से कहे गए तो वो बड़े तहम्मुल से बोला, अभी इसे तालीम मुकम्मल कर लेने दो अम्मा, अभी मैं खुद बच्चा नहीं चाहता। देखो तो कॉलेज में वो किसी ऊट पटांग हुलिये में जाए, ये अच्छा तो नहीं लगता ना। तो तालीम मुकम्मल करवा कर तुमने इसे नौकरी करानी है। पता नहीं पढ़ लिख कर क्यों लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। अम्मा जल भुनकर किचन में चली गईं। और इन दिनों जबकि मुनीर अहमद एक नया बंगला बनवा रहा था, तो इसी दौरान चौधरी साहब ने भी अपना हॉस्पिटल मुकम्मल होने की खुशखबरी दी। अस्पताल तैयार हो चुका है मुनीर पुत्र, बस अब तुम नौकरी से इस्तीफ़ा दो और अपने गांव चलकर अपना अस्पताल चलाओ। और वो फौरी कोई जवाब न दे सका। रेशम इसे कमरे में ले आई। अब्बा जी ने इतनी मोहब्बत से अपनी कुल पूंजी लगाकर हमारे लिए इतना शानदार हॉस्पिटल बनवाया है और आप सोच में पड़ गए हैं, तो और क्या करूं रेशम। खुदा गवाह है, मैं अपनी नौकरी से मुतमईन था, शाम को क्लिनिक चलाता था। फिर चाचा जी ने क्यों इतना सरमाया ज़ाया किया। देखो, दूसरों की कुव्वते बाजू पर ऐश करना मुझे ज़रा पसंद नहीं। मैं एक सेल्फ मेड बंदा हूँ रेशम, प्लीज़ तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने चौधरी साहब को पहले भी रोका था कि पता नहीं किस दुनिया के बासी हैं आप, वरना तो लोग ससुराल से सब कुछ खींच लेना चाहते हैं और हमें तो अब्बा जी ने खुद दिया है। हम कौन सा इनसे मांगने गए थे जो आपकी खुददारी पर आँच आती। दूसरे अब्बा जी कहते हैं मेरा जो कुछ है वो रेशमा और मुनीर अहमद का ही तो है, फिर जो चीज़ है ही हमारी, इसे लेने में यार कैसा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। वो चिढ़ गया था और फिर गुस्से में बाहर भी निकल गया, मगर आखिरकार बाबा, अम्मा और रेशम ने मिलकर उसे मजबूर कर ही दिया। आखिर वो हॉस्पिटल आपके लिए बनवाया गया है, आपके सिवा इसे और कौन चला सकता है। तब वो बेबस सा वापस गाँव आ गया। अपना नया प्लॉट जिस पर वो वसी और इस बंगला बनवाने जा रहा था, इसका काम अधूरा छोड़कर वो गांव चला आया, जबकि अम्मा बाबा अभी शहर में ही थे कि रेशम इस साल 4th ईयर में थी और इसे इम्तहानों के बाद गांव आना था। लिहाजा वो तीनों वहीं रह गए और मुनीर अहमद चौधरी साहब की हवेली में आ गया। चौधरी साहब का बड़ा भाई चौधरी वजाहत और इनके लड़के आमिर और आसिफ का खून खोल रहा था कि इनकी जद्दी पुश्ती हवेली में उनके एक मिजारे का लड़का रह रहा था, जो अब चौधरी शुजात का दामाद बनकर उनकी तमाम दौलत हथिया चुका है और जिसके लिए चौधरी साहब ने अपनी आधी ज़मीनें बेचकर अस्पताल बनवा दिया था ताकि किसी और की नौकरी से बच जाए। और मुनीर अहमद, जो पहले चौधरी साहब की बातों पर गौर ही ना करता था और कहता था कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, आजकल अपने दुश्मनों की आंखों में उतरता लहू देखकर अंदर से काम सा जाता था। कत्लो खारत गरी तो इन लोगों के बाएं हाथ का खेल था और मुनीर अहमद तो बहुत सुलझा हुआ लड़का था। मुश्ताक और जमान खान इसके बचपन के दोस्त थे, उनसे अब भी मिलना जुलना कायम हो चुका था। बड़ा मुकद्दर वाला है यार तू, देख तो कैसी शान दी है मौला ने तुझे कि आज चौधरी शुजात का दामाद बन गया है और इस शानदार अस्पताल का मालिक भी। आज जो ही मुश्ताक आया तो बोला और वो मुस्कुरा कर रह गया, मालिक मैं नहीं, चौधरी साहब हैं, मैं तो मुलाजिम हूँ यहाँ। क्या मतलब, चौधरी साहब का तुम्हारी और अपनी बेटी के अलावा और क्या है। जो कुछ चौधरी साहब का है वो तुम्हारा ही तो है। पता नहीं, मैं ऐसी चीज़ों को लेने से खुश भी नहीं। यूं भी मैंने सुना है चौधरी आमिर और आसिफ दोनों कहते फिरते हैं कि चचा की जायदाद में इनका हिस्सा मौजूद है, क्योंकि चचा तो एक तरह से लावल थी, समझो कि उनके कोई बेटा नहीं है। इतना पढ़ लिख कर भी तुम जाहिलों वाली बातें कर रहे हो। बेटा न सही बेटी तो है, वो कोई लेपालिक तो नहीं है। चौधरी साहब की अपनी बच्ची है, फिर अपने बाप की ज़मीन जायदाद की वो मालिक हुई या भतीजे।
सलमान खान बोला, दफ़ा करो यार, इन बातों से सिवाय वहशत और परेशानी के कुछ हासिल नहीं। तुम घर पर आना, कभी मिल के बैठेंगे, गपशप रहेगी। पता नहीं तुम्हारे इन गरीब दोस्तों का हवेली आना तुम्हारे ससुर बर्दाश्त भी करते हैं या नहीं। मुश्ताक हंसा। वैसे मैं शहर में अपना नया बंगला बनवा रहा था। सोचता हूँ वो प्लॉट बेच दूँ और यहीं अपना घर बना लूँ। चौधरी साहब के घर मेरा रहना भी ठीक नहीं है। बड़ा सयाना है भाई तू। सुना नहीं सयाने क्या कह गए। जमान खान ने कोई पंजाबी मुहावरा सुनाना चाहा, मगर मुनीर अहमद ने हंसकर उसे रोका कि वो सब जानता है कि सयाने क्या कह गए हैं, और तीनों हंस पड़े। मुनीर अहमद ने चंद डॉक्टरों को शानदार तनख्वाह के एवज चौधरी साहब के हॉस्पिटल में मुलाजिम रख लिया। डॉक्टर अनवर, डॉक्टर अदबान और लेडी डॉक्टर फातिमा जमील। डॉक्टर अनवर सर्जन थे और आला तालीम याफ्ता थे, जबकि अदबान हाल ही में हाउस जॉब से फारिग हुए थे। डॉक्टर फातिमा जमील भी उधेड़ उम्र थी और तजुर्बाकार थीं। इन चारों की सलाहियतों के बलबूते पर हॉस्पिटल में काम का आगाज़ हो गया और गांव के लोग काफ़ी खुश थे कि अब इन्हें इलाज की सहूलतें गांव में ही मुयसर आ गई थीं, और डॉक्टरों की रिहाइश के लिए छोटे छोटे बंगले जो दो दो बेडरूम्स पर मुश्तमिल थे हॉस्पिटल के कंपाउंड ही में मौजूद थे। ड्राइंग डाइनिंग इनका एक ही था और इसे हॉस्टल का नाम दिया गया था, जिनमें खाने पीने की और रिहाइश की तमाम सहूलतें मौजूद थीं। चौधरी साहब ने काफ़ी पैसा लगा दिया है। डॉक्टर अदबान हॉस्पिटल और हॉस्टल को देखकर बोले, जिनके पास होता है वही लगा सकते हैं। डॉक्टर फातिमा ने जवाबन कहा, जी बजा फरमाया आपने, मगर एक चीज़ होती है किस्मत। अगर वो अच्छी हो तो ख्वाह इंसान के पास कुछ भी ना हो फिर भी ऐश करता है, जैसे कि डॉक्टर मुनीर अहमद। मैंने तो सुना है बहुत मामूली फैमिली के थे, मगर अपनी खुदादाद काबिलियत के सहारे डॉक्टरी की तालीम हासिल की, और डॉक्टर बनते ही चौधरी साहब ने खुद अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी और अब यह हॉस्पिटल बनवा कर दिया है। डॉक्टर अदबान बोले तो डॉक्टर अनवर हैरान हो गए। वाकई क्या चौधरी साहब को कोई अपना हमपल्ला दामाद ना मिला? अपना सब कुछ देखकर अब वो इनसे ज़्यादा बाहैसियत है। अपनी बेटी की खातिर उन्होंने डॉक्टर मुनीर अहमद को यह हॉस्पिटल गिफ्ट किया है। और लफ्ज़ गिफ्ट पर वो तीनों हंस पड़े। और तो सब ठीक है, मगर हम लोगों की रिहाइश का मसला है। अब अगर कोई फैमिली रखना चाहे तो क्यों कर रखे, 2 कमरों में क्या गुजारा होगा। डॉक्टर अनवर बोले, बेहतर है फैमिली ना ही रखी जाए। मेरे बच्चे भी शहर में पढ़ रहे हैं, इन्हें गांव में क्यों कर ला सकते हैं। डॉक्टर फातिमा बोली, मगर हमारी बेगम ज़रा और किस्म की हैं। ज़रा किसी से हंस बोल लूँ या थोड़ा लेट हो जाऊँ, झट से कोई ना कोई कयास करके हमारी ज़िंदगी अजीरन कर देंगी। डॉक्टर अनवर बोले, अब भी इस उम्र में आकर तो बंदा एक दूसरे को खूब समझ जाता है। इन्हें अब तक आप पर एतबार नहीं आया। डॉक्टर फातिमा मुस्कुराईं, या आपने इन्हें एतमाद दिलाया ही नहीं कभी। डॉक्टर अदबान मुस्कुराए और डॉक्टर अनवर और फातिमा मुस्कुराती रहीं। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, ज़रा अपनी शख्सियत पर रोशनी डालिए। अदबान हंसते रहे, बकवास मत करो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। फिर बेगम साहिबा को आप पर एतबार क्यों नहीं? अभी कवारे हो, जब शादी कर लोगे तो पूछूंगा कि तुम कितने पानी में हो। डॉक्टर अनवर ने हंसकर तनबीह की, लिहाजा बचो इस वक्त से। वो हंसकर पूछते रहे, नहीं भाई, शादी करना तो सुन्नत है, शादी ज़रूर करो। और अगर कोई चौधरी साहब की बेटी जैसी नवाबजादी मिले तो डॉक्टर मुनीर अहमद की तरह तुम्हारी 5 उंगलियां घी में होंगी और सर कढ़ाई में। डॉक्टर फातिमा ने छेड़ा और तीनों फारिग वक्त में हंसते बोलते रहे। फिर रेशम भी इम्तहानों से फारिग होकर गांव आ गई। बाबा और अम्मा भी इसके साथ थे और आकर चौधरी साहब की हवेली के बजाय अपने इसी पुराने मकान में गए थे। और रेशम मुनीर अहमद से उलझ रही थी। देखे ना, अम्मा और बाबा इस घर में रहने को कह रहे हैं, ये हवेली नहीं चाहते। यह हमारा घर है रेशम, बल्कि अब तुम्हारा भी है। इसके तासुरात देखने के लिए मुनीर अहमद ने कहा, और रेशम होंठ भींच कर रह गई। क्या सोच रही हो? कड़ी निगाह थी मुनीर अहमद की। कुछ नहीं, वो मुंह फुलाकर बोली, तुम्हें चौधरी साहब दोनों को इल्म था कि मैं इस घर में रहता हूँ, और जहाँ शौहर रहता है बीवी भी असूलन वहीं रहती है। क्या मैं भी यहाँ रहूँगी? हैरत से इसकी आंखें फट गईं। मुझे क्या मालूम, ये फैसला तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस घर में रहना चाहती हो या नहीं। वो मज़े से बोला। और रेशमा का बुरा हाल था। इस गांव में जहाँ तक नज़र जाती थी इसके बाप की ज़मीनों का जाल बिछा हुआ था। गो कि आधी ज़मीन उन्होंने हॉस्पिटल की तामीर के सिलसिले में बेच दी थी, मगर अब भी वो लाखों से अच्छे हाल में थे। और ये डॉक्टर मुनीर अहमद जो उसका शोहर था, वो कह रहा था कि वो इस घर में रहेगी, जिसका कुल रकबा महज 1 कनाल होगा, कि देहातों में खुले सहनों का रिवाज होता है। और इसमें महज 3 कमरे थे जो कच्चे पक्के ही थे, और सहन तमाम कच्चा था। और जहाँ सहन में ही एक तरफ मिट्टी का चूल्हा था, जहाँ लकड़ी जलने के बायस वो जगह ही काली हो गई थी। एक साइड पर जानवरों के चारों की खुरली थी। गो के जानवर बेचकर ये लोग शहर चले गए थे, मगर वो जगह अब भी जूं की तूं मौजूद थी। रेशमा ने एक निगाह इसी घर पर डाली और फिर चुपचाप अम्मा के पास जा खड़ी हुई।
गो के शहर वाला मकान भी छोटा था मगर फिर भी इंसान के रहने के काबिल था। मगर यहाँ इस गांव में आकर अब इस घर में रहना मेरे लिए बहुत दुश्वार है, इसलिए मैं हवेली जा रही हूँ। आप लोग हवेली में नहीं रहना चाहते तो ना सही, मगर मैं अपने घर ज़रूर जाऊँगी। जिसे मुझसे मिलना हो वो वहाँ आकर मिल सकता है। कनखियों से मुनीर अहमद को देखते हुए वो बोली, और अम्मा पापा कह रहे थे, बेटी तू ऐसी तो ना थी, हमने तो इन 4-5 सालों में तुझ में ज़रा भी गरूर व तकब्बर ना देखा था, फिर अब क्या हो गया है। मेरे बाबा ने जो फ़ैसला भी किया था वो ना चाहते हुए भी मैंने कबूल कर लिया था कि उस वक्त मैं नासमझ लड़की थी और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा ना था कि बाबा का यह फ़ैसला मुझे किन किन दुश्वारियों से गुजारेगा। वो आंखों में आंसू भरते हुए बोली और फिर अपना पर्स संभालती बाहर जाने लगी। तभी मुनीर अहमद की आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। रुक जाओ रेशम, वरना बहुत बुरा होगा। मसलन क्या करोगे तुम? वो पलटी और खूनख्वार लहजे में इंतहाई बदतमीज़ी से बोली, अगर इस दहलीज़ के बाहर तुम्हारा कदम पड़ा तो मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता टूट जाएगा। बात यहाँ तक कान पहुँचेगी, इसका अंदाज़ा ना रेशम को था और ना मुनीर अहमद को। वह 90 तोले कदम उठाता इसके करीब आ रहा था और उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। ना पुत्र, ना ऐसी बात मत बोल। जा दिए जा, तू अपने बाप की हवेली में जा, मुनीर अहमद भी वहीं तेरे साथ रहेगा। अम्मा भौंकलाकर बोली। वो जानती थी कि रेशम कोई मामूली लड़की नहीं। हाँ, वो लोग इस गांव में मामूली हैसियत के मालिक थे। मुनीर अहमद पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है, मगर तब भी उनकी हैसियत चौधरी साहब से बहुत कम है। रेशम की सास होने के बावजूद वो लोग उनसे कमतर थे। चौधरी साहब ने जर्रे को नवाजा था, वरना रेशम के लिए अच्छे से अच्छे मालदार लड़के का रिश्ता मिल सकता था। ये तो चौधरी साहब की ज़रा नवाजी थी कि उन्होंने मुनीर अहमद को अपनी फर्जंदी में लिया था और ये अहमक लड़का ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। अगर रेशम को ज़रा सी तकलीफ इस घर से पहुंची, चौधरी साहब का खून झट जोश मारेगा और बड़े लोगों की दुश्मनी से खुदा बचाए। अगर मुनीर अहमद ने रेशम को तलाक दी तो चौधरी शुजात इतना गया गुजरा तो नहीं कि इतनी बड़ी तौहीन को चुपचाप पी जाए। वो तो इन सब का खून पी लेगा, मगर इसका गुस्सा ना ठंडा होगा। अम्मा बुरी तरह खौफजदा थीं और रेशम की मिन्नतें कर रही थीं, जाओ बेटी जाओ, अपनी हवेली में जाओ, ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। जा मेरी धी जा, मुनीर अहमद आ जाएगा वहाँ। अम्मा तकरीबन धक्के देती हुई रेशम को निकाल रही थी। अब रेशम का एक पाँव दहलीज के बाहर और एक अंदर था। मुनीर अहमद उसी खौफनाक लहजे में कह रहा था, अपना बाहर निकलने वाला कदम रोक लो रेशम, वरना कोई ताकत हमारा रिश्ता टूटने से नहीं बचा सकेगी। देखो सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें तला। और रेशम तलाक का भयानक लफ्ज़ पूरा होने से पहले वापस अंदर आ गई और रोती हुई एक कोठरी में जा घुसी। उसके रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और मुनीर अहमद मजबूती से अपनी जगह खड़ा था और अब उस कोठरी को देख रहा था जहाँ एक मामूली सी बांध की चारपाई पर पड़ी वो अपनी किस्मत को रो रही थी। जा पुत्र, अंदर जा और उसे मना ले। अम्मा भी रो रही थीं। तब वो थके थके कदमों से अंदर चला आया। वो चारपाई पर पड़ी थी जिस पर एक मैला सा तकिया पड़ा था और मामूली सी चादर बिछी थी। वाकई ये तकिया, ये बिस्तर, ये चारपाई, ये घर और मैं खुद रेशम के काबिल नहीं हैं। चौधरी साहब ने वाकई गलती की है हमारी शादी करके। आदमी को अपनी औलाद का मयार ज़रूर देखना चाहिए। इस लड़की का रोना बिल्कुल बजा है, ये घर वाकई इसके काबिल नहीं। शहर में तो इस बेचारी को एहसास ही ना हुआ था, इसलिए इतने सारे साल एक नीम मदहोशी में गुजर गए और मैं खुश हुआ करता था कि इतने बड़े बाप की बेटी जिसमें गरूर का ज़रा भी नहीं, वो बंगला था, इसलिए ये चुपचाप रहती रही। मगर इस गांव में आकर इसे अपना ससुराल देखकर अंदाज़ा हुआ कि ये मिट्टी का कच्चा घर उसकी हवेली के बराबर का कहाँ। तुम हक पर हो रेशम, मैं ही पागल था जिसने हकाइक से चश्मपोशी की थी। चौधरी साहब बाबा और अम्मा लाख कहते, मुझे तुमसे शादी ही ना करनी चाहिए थी। सच शुक्र कि अभी कोई बच्चा नहीं है, वरना जिस तरह आज ये घर टूट रहा है तो उसका क्या बनता। ममता उसे अपनी जानिब खींचती और बाप की शफकत अपनी जानिब। वो दूर खड़ा अपनी सोचों में गुम था और वो हनूस रो रही थी। तुम पलट आई हो जिससे साबित होता है कि तुम तलाक नहीं चाहती, मगर मेरे साथ रहना भी तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। अब क्या सोचा है तुमने? जो तुम चाहती हो वही होगा रेशम, उठो और अपने हक की बात करो। उसने सदमेरी से आगे बढ़कर उसे बाजू से थाम कर उठाया। सभी चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। लम्हा भर को मुनीर अहमद का दिल कांपा, मगर अगले लम्हे वो फिर मजबूत हो गया। मेरे चारों तरफ तलाक की दीवारें खड़ी कर दी हैं तुमने। ऐसे में वो औरतें जो नेक नामियों की भूखी हों वो अपने हक की बात क्यों कर सकती थीं। चलो माना कि मैं तुम्हें तलाक की जिल्लत से दो चार नहीं करूँगा। अब बोलो तुम क्या चाहती हो। वही सर्द लहजा था और वो रूहानसी हो गई। तुम खुद कहो ये घर रिहाइश के काबिल है। वो बेचारगी से बोली, इस गांव के सैकड़ों लोग ऐसे ही घरों में रहते हैं, वो भी इंसान हैं। मगर तुम चूंकि चौधरी शुजात की बेटी हो तो चलो घर तब्दील कर देते हैं, मगर घर तब्दील होने में वक्त लगेगा। इस दौरान तुम मेरे शहर वाले बंगले में रह सकती हो,
मगर तुम्हारी मर्ज़ी का घर कब तक बनेगा ये मैं नहीं कह सकता, मगर होगा इंशाल्लाह तुम्हारे बाप की हवेली के बराबर का। अब खुश और वो होंठ चबाती रह गई। तब गांव वालों ने देखा कि रेशमा की गाड़ी इसी शाम गांव की हदूद से निकल गई और ख़ुद मुनीर अहमद नौकरी वो छोड़ चुका था, बस ट्यूशन्स के ज़रिए भी हॉस्टल में शिफ्ट हो चुका था, जबकि उसके वालिदैन उसी पुराने घर में रहते थे। उस बच्ची को अकेला शहर भेज दिया है, वो अकेली कैसे रहेगी? अम्मा और बाबा होलते रहे और वो उनकी किसी बात का जवाब भी ना देता। ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी। अम्मा आए रोज़ कहती, क्या बेवकूफ़ी है ये पुत्र, बच्ची को शहर भेज दिया है, चौधरी साहब कुछ न दें। अम्मा तुम हर दम चौधरी साहब का डरावा ना दिया करो मुझे। रेशम अब मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है। वो अब रेशम की हर जिम्मेदारी से आज़ाद हो चुके हैं, वो चिढ़कर कहता। तब साल पर साल गुजरने लगे, हत्ता कि 10 साल का तवील अरसा गुजर गया। इन 10 सालों में चौधरी शुजात का इंतकाल हो गया और आज जिनकी मौत पर ही मुनीर अहमद ने रेशम को देखा था, वो उदास थी, परेशान थी और उजड़ी उजड़ी लगती थी। मगर मुनीर अहमद ने फ़ौरन रुख मोड़ लिया था कि मुनीर अहमद ने इन 10 सालों में कभी जाकर रेशम की शक्ल ना देखी थी। वो शहर वाली कोठी में रहती थी और ज़िद करके बाबा उसके पास चले गए थे कि वो देहाती आदमी थे और औरत को तन्हा छोड़ने के हक़ में ना थे, इसलिए पिछले 7 साल से उसी के पास रहते थे। बेटे को बहुत मजबूर करते थे कि बस कर पुत्र, अब उसकी सज़ा ख़त्म कर दे और जाकर बहू से मिल ले, इसकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। नहीं बाबा, उसे मेरी ज़रूरत होती तो वो हवेलियों की बात ही ना करती, अब उसे हवेली ही दूंगा, बिल्कुल उसके बाप की हवेली जैसी। मेरी उसे ज़रूरत नहीं है। अरे तू पागल हो गया है पुत्र, जो भी समझो बाबा, बस तुम तो जानते हो जब मैं किसी बात का इरादा कर लेता हूँ तो ख्वाह वो बात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, करके रहता हूँ। ओए मुझे पता है सारा, तू बहुत ज़िद्दी है, आज का नहीं बचपन का है, तू नहीं सुधर सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बाबा उदास से वापस बहू के पास लौट जाते और वो खलाओं में तकता हुआ ठंडी आह भर कर रह जाता और ऊपर से अम्मा दिल जलाने लगती। आधी उम्र गुजार दी तूने, मगर मुझे किसी बच्चे का मुंह ना दिखाया। पहले कहता था रेशम पढ़ती है, फिर वो पढ़ लिख चुकी तो झगड़ा कर लिया और 10 साल गुजर गए, मगर तूने उसकी शक्ल ना देखी। तो जैसा जालिम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं और तेरा बाबा तो दिन में 1000 दफ़ा लड़ते थे, मगर उसी रोज़ वो मुझे मना लेता था। तू कैसा बेरहम है, 10 साल से बीवी को नाराज़ कर रखा है और एक बार भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। मैं खोखली बातें नहीं कर सकता अम्मा, मैं जो कहता हूँ बस वो करके दिखाता हूँ। मैं इस अरसे में असासा जमा करता रहा हूँ, मैंने काफ़ी ज़मीन ख़रीद ली है और हवेली का काम भी बस इख्तिताम पर है। जिस दिन मैं चौधरी साहब के बराबर आ गया, अब उसी दिन तेरी बहू से मुलाकात होगी। तू सारी ज़िंदगी भी गुजार दे तब भी चौधरी शुजात जैसा ज़मींदार नहीं बन सकता। अम्मा गुस्से में चीखी। अरे उनका दिल देखा था तूने कि इतने बड़े आदमी होकर हम जैसों से रिश्ता जोड़ लिया, ये बात मामूली नहीं। ए पुत्र, तू चौधरी साहब जितना बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। और वो खामोश हो गया। वाकई चौधरी साहब को खबर हो चुकी थी कि उनकी बच्ची अकेली शहर में रहती है, जबकि मुनीर अहमद गांव में, और हवेली में रिहाइश के सिलसिले में दोनों की झड़प से भी जाने वो कैसे आगाह हो गए थे। तभी तो उसे बुलाकर कहा था, बेटा मैं भी अगर आम चौधरियों जैसा होता तो अपनी बच्ची के तमाम आंसुओं का तुझसे हिसाब लेता, मगर पता नहीं खुदा ने मुझे इस गांव की चौधराहट देकर किसी चौधरी वाला पत्थर दिल क्यों नहीं दिया। और चूंकि मेरा दिल सिर्फ एक बाप का दिल है, इसलिए हर बेटी के बाप की तरह मैं बेटी के बजाय दामाद के साथ हूँ कि मुझे बेटी के माथे पर तलाक का धब्बा नहीं लगवाना। इसलिए जिस तरह तुम उसे रखोगे मैं उसकी वजह पूछने नहीं आऊँगा। मगर डॉक्टर मुनीर, एक इल्तिजा है इस बाप की कि मैंने तो बड़े नाजों से पाला था रेशमा को, इसलिए हो सके तो तू भी उसके थोड़े नाज उठा लेना। इसे खुश रखना पुत्र, इसे खुश रखना। मेरा सब कुछ तुम दोनों का है, इसलिए मैं बेदरेक उसे तुम पर लुटाता हूँ। इसके जवाब में मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसे खुश रखना। उसकी खुशियाँ ख़रीदने के लिए तो चौधरी साहब मैं सुबह से शाम तक मसरूफ़ रहता हूँ। उसकी तमाम ख्वाहिशात मैंने सफ़ाए दिल पर लिख ली थीं और खुदा ने चाहा तो अपनी ज़िंदगी में ही इन्हें पूरा करके जाऊँगा। और चौधरी साहब उसका मुँह देखते रह गए। मगर मुनीर अहमद ने इन्हें रेशम की ख्वाहिशात की फ़हरिस्त ना सुनाई थी और आज चौधरी साहब फोत हो चुके थे और उनका जनाजा उनकी बेटी का मुंतज़िर था। बाबा रेशमा को लेकर आ गए थे और बुरी तरह रो रहे थे और यही हाल रेशमा का था। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। ख़ानदान की औरतें उसे सीने से लगाए तसल्लियाँ दे रही थीं, मगर मुनीर अहमद ने एक लफ्ज़ भी तसल्ली का ना कहा था। फिर जनाजा उठ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। औरतें उसे संभालने लगीं और कोई मुनीर अहमद के पीछे भागा चला आया जो जनाजे के साथ जा रहा था। जल्दी चलें छोटे साहब, बीबी बेहोश हो गई हैं। वो मुलाजिम के साथ पलट आया, मगर महज एक डॉक्टर के नाते वो औरतों के झुरमुट में थी। उसने औरतों को परे हटाया
मुलाजिम उसका बैग ले आया था। तब वो उसे होश में लाने के जतन करने लगा और वाकई चंद मिनटों में उसने आंखें खोल दी। बिखरे बाल, सूजी हुई सुर्ख आंखें, भीगे भीगे रुखसार। लम्हा भर को मुनीर अहमद को तरस आया। दिल चाहा उठाकर सीने में समो ले और तसल्ली दे, मगर फिर खैरियत आड़े आती जो 10 बरसों में खुद ब खुद जन्म ले चुकी थी। वो होश में आई तो मुनीर अहमद उठ खड़ा हुआ, मगर साथ ही वो भी तड़प कर उठी और फिर उसने औरतों की भी परवाह न की और दौड़ कर मुनीर अहमद की पुश्त से लिपट गई और अगले लम्हे धुआंधार अंदाज में रो रही थी। मेरी सारी अक्कड़, मेरा सारा गरूर, अना मिट्टी में मिल गया मुनीर अहमद, खुदा के लिए अब तो मुझे माफ़ कर दो। औरतें बाहर जाने लगीं, हत्ता कि दोनों कमरे में तन्हा रह गए। मुनीर अहमद ने उसके बाजू थामकर घुमा डाला और कहा, मुझे चौधरी साहब की बेवक्त मौत का दुख है। और वो होंठ चबाने लगी। वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नफीस। आज के दौर में उन जैसे लोग कहाँ। मुनीर अहमद की आंखें भी भर आईं। ये दुख तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी है। वो मुझे हकीकी औलाद की तरह चाहते थे। मुनीर अहमद बाकायदा रो रहे थे। असल में इन्हें फ़ख्र था कि उनके गांव का एक मामूली लड़का काबिल निकला। इसी फ़ख्र में उन्होंने तुम्हारे साथ भी ज्यादती की कि अपनी नाजो पली बच्ची मेरे हवाले कर दी। मैं जो उनके एक मामूली मिजारे का बेटा था, ना उन्होंने ये देखा कि मैं मामूली बाप का बेटा हूँ और ना ये कि मैं कैसे घर में रहता हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ सचमुच बहुत ज्यादती की, इसका मुझे शिद्दत से एहसास है, मगर प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो ताकि उनका आखिरत का सफ़र बखैर खूबी ख़त्म हो। ये कहकर मुनीर अहमद फिर तेज़ी से उसके पास से गुजर गया और तेज़ तेज़ चलता जनाजे के पास जा पहुंचा था और वह दम साधे खड़ी थी। अगले रोज़ वो आबाई कब्रिस्तान में बाबा की कब्र पर खड़ी आंसू बहा रही थी और फातिहा के लिए उसके हाथ उठे हुए थे। तभी मुनीर अहमद भी वहीं चला आया और चुपचाप उसने भी फातिहा के लिए हाथ उठा दिए। और जब वो हरासा व परेशान भीगी पलकों के साथ कब्रिस्तान से जाने लगी तो आगे बढ़कर मुनीर अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। मुझसे चौधरी साहब ने वादा लिया था कि तुम्हें खुश रखूं। आज मुझे सचमुच बता दो कि तुम्हारी खुशी किस बात में है और तुम क्या चाहती हो। मैं सिर्फ माफ़ी चाहती हूँ मुनीर अहमद, सिर्फ माफ़ी, इसी में मेरी खुशी है। वो रो पड़ी। और वो हवेलियाँ, ज़मीनें, जायदादें, वो सब आर्जी और मसनूई चीज़ें थीं और मैं 10 सालों में मैं अच्छी तरह इस बात से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मैं उस लम्हे के लिए सैकड़ों बार पछताई हूँ मुनीर अहमद, जब तुमसे हवेली मांगी थी। मुझे हवेली नहीं, तुम्हारी झोंपड़ी चाहिए कि मेरी खुशी तुम्हारे वजूद की मनहूने मिन्नत है, कोठियों और बंगलों की नहीं। और वो हैरान सा रेशमा को देख रहा था। मैं अब तक एक शराब के पीछे भाग रही थी मुनीर अहमद। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बंगले में 10 साल से हूँ, मगर मुझे वो बंगला वो खुशी नहीं दे सका जो तुम्हारे कुर्ब में थी। मैं कल से अब्बा की हवेली में आई हूँ, मगर दुख के उन लम्हों में मुझे हवेली से नहीं तुम्हारे कंधे से लिपट कर रोने की ज़रूरत महसूस हुई, मगर तुम कहीं नज़र ना आते थे और मैं सर पटक पटक कर रोती रही। मुझे माफ़ कर दो मेरे साईं, मुझे माफ़ कर दो। मैं अहमक थी, मैं पागल थी। मैं मोहब्बत पर आर्जी चीज़ों को तरजीह देने लगी थी, मगर मैंने देखा मोहब्बत ने हर चीज़ को शिकस्त दे दी है और आज तुम जहाँ कहोगे मैं वहीं रहूँगी, मगर एक शर्त है। वो क्या? वो अरसे बाद मुस्कुराया और वो इस शहर खामोशा में मुनीर अहमद से आकर लिपट गई कि तुम मेरे साथ रहोगे, दिलो जान से रेशम। वो भी झुका और होले से उसकी पेशानी चूम ली और अगले लम्हे वो दोनों होले से कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे। वहीं मुनीर अहमद और रेशमा की गाड़ी खड़ी थी, मगर रेशमा ने अपनी गाड़ी को नज़रअंदाज किया और मुनीर अहमद की गाड़ी की तरफ बढ़ गई और गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ने लगी। आसपास हरे भरे खेत थे और हर तरफ धान की फसल की खुशबू फैली हुई थी और दोनों लम्हा बलम्हा एक दूसरे को देख लेते थे। आज अरसे बाद धुंध के बाद फिजा में निखार आया था, इसलिए निखरे निखरे चेहरे बहुत भले दिखाई दे रहे थे। नज़र लगाओगी क्या? उसके मुसलसल देखने पर वो मुस्कुराया। 10 साल की प्यास बुझा रही हूँ। वाकई बहुत तरसाया है तुम्हें। मुझे माफ़ कर दो। बस एक वहशत थी उस रोज़ जिसने मुझे जुनून में मुब्तला कर दिया था। वो तो शुक्र है तुम उस रोज़ घर से गई नहीं, वरना हम ज़िंदगी भर मिल ना पाते। तुमने तो फिर भी अपनी ज़िद में 10 साल गुजार दिए। अगर मैं भी ज़िद करती, जैसी कि मेरी आदत थी कि ज़िद करके अपनी हर बात मनवाती थी, तो मैं तुम्हारी धमकियों के बावजूद हवेली चली जाती। मगर नहीं, पहले बाबा थे जो ज़िदें पूरी करते थे, नाज उठाते थे, चूँकि वो बाप थे। मगर तुम तो शौहर थे जिसे मैं पूछने की हद तक चाहने लगी थी। तो वो बस यूं ही तुमने तलाक का नाम लिया, मेरी सारी ज़िद भाप बनकर उड़ गई थी। इसलिए मैं लौट आई थी कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। वो इसका बाजू थाम कर बोली, मगर जवाब में तुमने मुझे क्या दिया? 10 साल का बनबास और मेरी खबर तक न ली। शिकवे करती हुई वो फिर बेतहाशा रोने लगी। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए तुमसे दूर होने के बावजूद तुम्हारी ख्वाहिश ही में ज़िंदगी गुजार रहा था। तुम्हें बड़ी सी हवेली दरकार थी, ज़मीन चाहिए थी, तो आओ तुम्हें तुम्हारी ज़मीनें दिखाऊं।
जो इस अरसे में मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी, और वो हवेली जो तुम्हारा ख्वाब थी और डिमांड थी, वो भी आज मुकम्मल हो चुकी है। वो साथ वाले गांव में दाखिल हुए और लोग आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करने लगे। सलाम चौधरी साहब, सलाम चौधरी साहब। जिधर से गुजरता लोग ताज़ीम से सलाम करते और वो मुस्कुराकर उनका अहवाल पूछता। चलिए बेगम साहिबा, ये हवेली आपके कदमों की मुंतज़िर है। और वो इसका हाथ थामे छोटे छोटे कदम उठाती अपने ख्वाबों की सरजमीन पर चल रही थी। और मुनीर अहमद पूरे वक़ार के साथ उसका हम कदम था। तुमने हवेली में रहने को कहा था ना, लो हवेली हाजिर है। मगर ये सब करते करते 10 साल का बड़ा लंबा अरसा गुजर गया। इन दिनों में जैसे पागल हो गया था। बस एक जुनून था कि जैसे भी हो तुम्हारे लिए एक हवेली ज़रूर बनेगी। तुम एक ज़मींदार की बेटी थी। तुम्हारा शोहर यकीनन तुम्हारा हम पल्ला होना चाहिए था। मुझ जैसे शख्स को चौधरी साहब ने जाने क्यों मुंतखब किया था। मैं सारी ज़िंदगी ये गुत्थी न सुलझा पाऊँगा। इन लम्हों की वो तमाम वहशत आज भी उसके लहजे में मौजूद थी, जबकि हालात बिल्कुल ठीक हो गए थे। मैं सुलझाती हूँ वो गुत्थी। असल में अब्बा जानते थे कि तुम में आगे बढ़ने की लगन है, और जिन लोगों में आगे बढ़ने की लगन होती है उनकी दस्तरस से कुछ भी दूर नहीं रहता। सच कहती हो। वाकई आज सब कुछ मेरे पास है। ये आलीशान घर, ये ज़मीनें, और तुम। मुझे हवेली की सैर कराओ। और फिर वो चहका, और रेशम शर्मिंदी मुस्कुराहट छुपाने को रुख मोड़ने लगी। बोलो ना, फिर क्या इनाम दोगी? इनाम या सज़ा? वो भी उसकी संगत में अपना गम भूलने लगी थी, इसलिए आज बात बात पर उसके लबों पर मुस्कुराहटों ने डेरे जमाए हुए थे। सज़ा वो क्यों भई? वो बिगड़ा वो इसलिए भई कि तुमने महज अपनी वहशतों के पीछे भागते हुए ज़िंदगी के 10 साल गंवाए हैं, अपने भी और मेरे भी। हाँ, सच कहती हो तुम। मगर देखो, मैं गुस्से का बहुत बुरा हूँ। जब गुस्सा आता है तो फिर कुछ नहीं दिखता कि मेरा या किसी और का कितना नुकसान हो रहा है। आइंदा कोशिश करना कि मुझे गुस्सा ना आए। तो मैं कोई और थी क्या? तुमसे अलग थी क्या? उसने तड़प कर पूछा। तो वो सोच में पड़ गया, फिर होंठ भींच कर बोला, वाकई तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा थी। मेरा दिल थी, मेरी जान थी। और जो दुख तुम्हें दिए हैं उनका कर्ब मैंने भी उसी तरह महसूस किया है जैसे कि तुमने किया होगा। तुम इतना अरसा मेरी सूरत को तरसती रहीं, तो चैन तो तुम्हें देखे बिना मुझे भी नहीं आया ना। वो बड़े जज्ब के आलम में बोला। झूठ, वो बोली। नहीं, सच, तुम्हारी कसम। मुनीर अहमद कस्में खा खा कर अपनी मोहब्बतों को यकीन दिलाने लगा, और वो यकीन करती चली गई। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।